नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का 5D क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा अपना डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर और ये क्लास नंबर है 5। इससे पहले हो चुकी है टोटल अपनी 4 क्लास। ये देखिएगा एक बार, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने चीज देखी थी वो ये देखा था कि जो प्रोनाउन होते हैं, देखिएगा मैंने कहा कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो प्रोनाउन होते हैं, एंड जो किया था हमने शायद यहां से किया था ये कि प्रोनाउन का जो ऑर्डर होगा, मतलब कि उनका जो कर्म होगा सेंटेंस में वो कैसे रहेगा, हमने ये चीज देखी थी। और मैंने आपको उसमें ये बताया था कि उनका ऑर्डर कैसे रहना है। अगर सामान्य परिस्थिति हो तब तो कैसा ऑर्डर था, 2 3 1। ये तो थी नॉर्मल कंडीशन की बात, लेकिन हमने एक कंडीशन और लगाई थी कि होने कैसे चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। यहां तक पूरा मैटर क्लियर। उसके बाद में हमने ये देखा कि अगर पाप, गलती, भूल ऐसा होता है तो उस कंडीशन में 1 2 3, लेकिन फिर हमने कंडीशन लगा दी थी सिंगुलर होने चाहिए। अब उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर सिंगुलर के अलावा आता है प्लूरल, अगर सिंगुलर के अलावा प्लूरल आ जाता है, चाहे वो एक हो चाहे वो 2 हो, उस कंडीशन में इनका जो ऑर्डर है वो रहना है 1 2 3। यही किया था हमने। तो देखिए मैंने कहा ये प्लूरल वाली कंडीशन थी ये। इसके बाद फिर मैंने ये कहा कि हो सकता है आगे चलकर भी प्रोनाउन का और कुछ प्रोनाउन आए, जैसे कि मैंने कहा हो सकता है उसके ऑब्जेक्टिव केस आती हो, और या मैं कह सकता हूं कि उसकी पजेसिव केस आती हो, रिफ्लेक्सिव केस आती हो। हालांकि रिफ्लेक्सिव का अभी हमने कोई डिस्कस किया नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे चलकर करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिफ्लेक्सिव केस को भी। ये फिलहाल देखिए मैंने कहा यहां तक हमने किया था ये। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, जैसे सपोज कीजिए यहां पर मेरे पास 2 प्रोनाउन होते हैं और मैं कर लेता हूं यहां से एक तो कर देता हूं यू और एक कर देता हूं मैं एंड ही, ठीक है। और एक पूरा सेंटेंस यहां बना देता हूं और यहां आगे मैंने इस जगह लिखा योर होमवर्क या फिर मैंने लिखा हिज होमवर्क। ये दोनों में से कौन सा आएगा ये, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क या हिज होमवर्क। ये दोनों में से कौन सा आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको याद है तो आप बता पाएंगे, अगर याद नहीं है तो उस कंडीशन में आप इसको कतई नहीं बता पाओगे। देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा क्या कि योर होमवर्क आएगा या हिज होमवर्क आएगा। यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क या हिज होमवर्क, ये दोनों में से क्या आएगा ये मंडावत। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए हमने पॉइंट क्या किया था कि आपको इसमें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा था जो टॉप पर है, टॉप का मतलब एक ऐसे नहीं, सेकंड और थर्ड पर्सन टॉप में कौन सा, सेकंड वाला, इसका मतलब पूरा केस उसी का चलेगा, सेकंड वाले का ये। अगर ऐसा होता, मैंने कहा ही एंड आई, देखिएगा एक बार, एक सेंटेंस होता ही एंड आई, आगे पूरा एक सेंटेंस जो बना होता, कौन से केस यूज करते आप ये, मैंने कहा आई के केस। ये आई मतलब फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है, मतलब कि वी वाली सारी पोजीशन चलती जाती है। यहां तक हमने ये देखा कि सब्जेक्टिव केस जो होती है उसका यूज कैसे किया जाता है ये। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपका सबका पॉइंट क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव केस एज ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज की जाती है, वहां हम पूरा देख चुके हैं। पैसिव वॉइस के अंदर कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, तो वो कोई ज्यादा महत्व रहता नहीं। दूसरा कि ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद में यूज होती है, आपको सबको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तो जाहिर सी बात है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा एक पॉइंट और है, उसको अभी हम छोड़ेंगे, थोड़ा सा आगे लेंगे, या तो इससे आगे वाली क्लास में, उससे आगे वाली क्लास में। एक पॉइंट हमने देखा था, लेट के बाद में भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। हमने कहा रटने की जरूरत नहीं, उसको पॉइंट टू पॉइंट समझना आपको। ये ऑब्जेक्टिव केस आ रही थी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि पजेसिव होती 2 प्रकार की। नाम क्या है उनका, उससे कोई मतलब नहीं है, मेन चीज है उनका यूजेज आपको आना चाहिए। अगर आपको यूज आया तो आप एग्जाम में कर पाएंगे। अगर आप नाम में पढ़े रहोगे, बोले इसका नाम, इसको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं या पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, हम दोनों पॉइंट एक बार देख लेते हैं। देखिएगा दोस्त एक बार, मैंने कहा
मैं 2 पॉइंट लिखूंगा यहां पर ये, और दोनों को देखिएगा आप, बहुत अच्छे पॉइंट है वो। अगर वो पॉइंट क्लियर हुए तो प्रोनाउन का काफी हद तक पार्ट आपको समझ में आ सकता है ये। तो देखिए हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। सब्जेक्टिव केस का कैसे यूज होगा मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा कि ये क्या बोलते हैं, इनका ऑर्डर कैसे रहेगा वो भी हमने देख लिया। ऑब्जेक्टिव वाला हमने अभी तक लेट के थ्रू देखा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये आगे बढ़कर हम ये देखते हैं कि 2 पॉजिटिव केस हुआ करती है। जैसे मैंने कहा आई की, या आई तो सब्जेक्टिव केस है जिसको नॉमिनेटिव केस भी हम बोलते हैं ये, ठीक है। फिर दूसरा मैंने कहा इसके पॉजिटिव एक तो हुआ करती है माई, एक हुआ करती है माई। दूसरा हम एक और उठा लेते हैं वी, और इसकी होती है आवर, और ये हो जाएगी यहां से आवर्स। तीसरा हम उठा लेते हैं यू को, यू की होती है योवर, और ये हो जाएगी योवर्स। फिर हम उठा देते हैं ही की क्या होती है, हिज होती है, और हिज की हिज ही रहा करती है ये। कुछ बुकों में हो सकता है आपको इसकी जगह ऐसा डैश ब्लैंक देखने को मिल जाए, बल्कि ही की हिज ही हुआ करती है। और सी की जो है वो हर होती है। फिलहाल आप लिखिएगा, यूज कैसे होगा वो सब कुछ हम देख लेंगे। ये देख की जो है वो देयर, या मैं बोल सकता हूं देयर सी। इट की जो है वो इट्स, और ये कुछ नहीं हुआ करती है, इसको आप ब्लैंक कर दीजिएगा ये, क्योंकि यहां ऐसा यूज हम कर नहीं सकते। मेन चीज क्या है कि बुकों में ऐसा लिखा रहता है कि ये तो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव ये, ठीक है। और इसके लिए लिखा रहता है कि ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि हमें इनका यूज आना चाहिए। अगर आपको यूज आता है तो फिर नाम से क्या रखा लेना देना है अपने को ये। तो फिलहाल देखिए मैंने कहा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। इनका यूज कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा ये, और ये आगे चलकर आपको डिग्री का एक टॉपिक हुआ करता है, वहां बहुत बेनिफिट करेगा। फिलहाल देखिए मैंने कहा सब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, आप इनको उतारिए और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्या चाय पिलाओगे? हाँ हाँ हाँ। पॉजेसिव एक एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन। मैंने कहा नाम से ज्यादा बेटर ये है कि हम इनका यूजेस सीखें, इनका यूज कैसे करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बजाय इनके नाम रटने के कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी चीज भी अभी हम देख लेंगे। आपकी ये दिक्कत भी नहीं रहेगी कि मुझे अगर याद भी करना हो तो मैं कैसे याद करूँ ये। अगर लिख लिया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम ये। मैंने कहा सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये ऐसे ऐसे हुआ करता है।
नाम से ज्यादा बेटर यह है कि हम इनका यूजेज सीखें कि इनका यूज कैसे होगा। देखिए एक दो सेंटेंस देखिएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा था पहले, ये मैंने कहा दिस इज माई बाइक। देखिएगा एक बार ये, हाँ आप कमेंट कर दिया करो ये ताकि मुझे पता चल जाए ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा दिस इज माई बाइक। हमारे पास में एक सेंटेंस ये है, आप अभी फिलहाल कुछ भी मत उतारिए क्योंकि मैंने कहा उतारने से ज्यादा बेटर होगा पहले उस चीज को समझ लिया जाए एक बार, जब मैं कहूं तब आप उसको उतार लिया करेंगे। तो देखिए मैंने कहा दिस इज माई बाइक, एक सेंटेंस आपको यह दिखाई दे रहा है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है दिस बाइक इज माइन। चलो ठीक है, 3 तो ये हो गए। अब हम एक और देख लेते हैं, और वो एक और देख लेते हैं यहां से ये। मैंने कहा यूज आना चाहिए, मेन चीज यही है। अगर आपको ये पता चला कि हाँ इनका यूज ऐसे होगा, यकीन मानिए कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मैं इनका यूज कैसे करूं एग्जाम में। ये देखिए मैंने कहा दिस इज माई बाइक, ये और एक लिखा मैंने माइन, एक है माई। अच्छा मैं 2 पॉइंट पूछता हूं आपसे। ये माइन को तो आप छोड़ दीजिए कि आपने कभी देखा है, इस चीज को पॉइंट निकाल दीजिए। फिलहाल मैं आपके पास में 1-2 पॉइंट लिखता हूं, और मैं यूं लिखता हूं कि माई फादर, देखिएगा अगर मैं सेंटेंस लिखता ही इज माई फादर, मैं माई फादर लिखूंगा या ओनली माई। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कि मैं इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं माई फादर लिखूं या फिर ओनली माई। आप इस पॉइंट को समझ गए, इसका मतलब पूरा का पूरा खेल आपके समझ में आ चुका ही है। मैंने कहा ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी है, और अब मैं ये कहना चाह रहा हूं आप ये कि क्या मैं माई फादर को केवल माई लिख सकता था, केवल माई, ही इज माई। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो है क्या मेरा, समझ रहे हैं? ही इज माई, वह है मेरा है, मतलब क्या है, कुछ नहीं। अर्थ ये निकला कि जो माई है, देखिएगा एक बार ये जो माई है वो क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। है हमें उससे मतलब नहीं कि वो क्या होता है, लेकिन बताना चाह रहा हूं ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए फादर क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द यूज कर दिया माई, सही है। नाउन की एक विशेषता यहां बताई गई, तो थोड़ा सा पॉइंट देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा फादर है क्या, नाउन। नाउन की कोई विशेषता बताने के लिए या उसे क्वालिफाई करने के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, एडजेक्टिव। अब बोले कि सर ये तो सही है, एडजेक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब बोले कि ये एडजेक्टिव है, ये बात तो सही है, लेकिन इसको पजेसिव क्यों बोले, क्योंकि यहां अधिकार को बात की जा रही है कि जैसे कि वो मेरा है, ये उसका है, तो ये चीजें क्या होती है, पजेशन को तो शो करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं ऐसा लिख सकता था, ही इज माई फादर, नहीं लिख सकते आप ये, क्योंकि सेंस निकलेगा नहीं है। अर्थ ये निकला कि इनसे पहले, किनसे, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इनके बाद हमेशा नाउन का आना जरूरी है। किस किस से, देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा माई हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, आवर हुआ, योवर हुआ, देयर हुआ, इनसे इनके बाद में हमेशा एक नाउन का होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है वो रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि देख लीजिए ही इज माई फादर, ही इज माई सिस्टर, ही इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर, ऐसा ही तो बोलते हैं हम ये, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। ये बोले कि सर अगर ऐसा है तो फिर माइन की जरूरत कहां पर पड़ी हमें, ये माइन की जरूरत कहां पड़ी, अब हम देखेंगे एक बार। ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां, दिस इज माई बाइक। बाइक किसकी है, बोले मेरी है, ठीक है। माई के बाद में यहां इस जगह क्या एक नाउन आया, बिल्कुल आया, इसका मतलब इसके बाद तो नाउन का जरूरी है। अब मैं माई की अगली पोजीशन की बात करता हूं, माइन। ये तो देखिए मैंने क्या लिखा है, दिस बाइक इज माइन। क्या इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, नहीं। यहां कोई नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पता है इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ सीधा सीधा एक ये निकलेगा कि दिस बाइक
देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा दिस बाइक इज माई बाइक, मतलब कि माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन। अर्थ तो यही निकला, अर्थ तो यही निकला कि देखिए मैंने कहा दिस इज माई बाइक, मैंने ये सेंटेंस लिखा, माई के बाद में नाउन लगाया, जरूरी है, ये आपको भी पता है। अब मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, दिस बाइक इज माइन। इस माइन का अर्थ क्या निकलेगा, माई प्लस नाउन। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसका अर्थ माई प्लस नाउन निकल रहा है तो क्या इसके बाद में नाउन आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों, देखिए अगर इसका अर्थ निकल रहा है माई बाइक, मैंने कहा इसका अर्थ निकल रहा है माई बाइक, आप फिर नाउन अगर लगाना चाहे तो इसका मतलब तो ये हुआ एक बाइक और लगा दूं मैं, तो क्या माई बाइक बाइक गलत हुआ ना। ये तो ये अर्थ क्या निकला कि माई मतलब ये जो सेकंड वाली पोजीशन थी, 3 पोजीशन बनाई हमने, सब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। ये तो मैंने ये कहा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है, जो बीच वाला पोर्शन था, जैसे कि माई हुआ, आवर हुआ, हिज हुआ, हर हुआ, देर हुआ, इनके बाद नाउन आना जरूरी है। अर्थ यही निकला नहीं है। इनमें जब मैं नाउन को ऐड कर देता हूं और उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूं ये, तो वो बन जाता है माइन, आवर्स, योवर्स, हर्स, देयर्स, इस पोजीशन में, समझे। इसके बाद में नाउन का आना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं का मतलब आएगा ही नहीं, अर्थ यह है। इसके बाद तो नाउन आएगा नहीं, इसके बाद में हमेशा क्या आना है, नाउन का आना जरूरी है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा दिस बुक इज, तो यहां अगर आप केवल माई लिखते तो वो गलत होता, आपको क्या करना पड़ेगा, माइन यहां करना पड़ेगा, या माई के साथ आप नाउन लगाएंगे। ये अर्थ ये निकला कि माइन का अर्थ क्या निकला, माई प्लस नाउन। ये तो मुझे ये बताइए इसका अर्थ ये है, तो क्या आवर्स का अर्थ क्या निकलेगा, आवर प्लस नाउन। योवर्स का अर्थ क्या निकलेगा, योवर्स का अर्थ निकलेगा सीधा सीधा योवर प्लस नाउन, ये इनका अर्थ निकलता है। इनको आप देखिए, जो मैं बता रहा हूं कौन सी केस, ये जो ये है माइन हुआ, आवर्स हुआ, योवर्स हुआ, हर्ष हुआ, देयर्स हुआ, इनको आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इनको एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है, और इनको वर्ब के बाद में भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा एक बार, ये लगता है ऐसे कि थोड़ा सा अटपटा सा, ये देखिएगा एक बार, मैंने कहा एक सेंटेंस है, यहां पर मैं सबको इरेज करूं उससे पहले एक काम कीजिए, आप एक काम यह कीजिए, इस सेंटेंस को लिख लीजिए, ये इन दोनों को, ये सबसे पहले ये, और इन दोनों को लिखने से पहले आप ये लिख लीजिए, ही इज माई फादर। ये ही इज माई फादर, तो माई के बाद नाउन का आना जरूरी है। माई का मतलब है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में ये नाउन का आना जरूरी है। ये बहुत ज्यादा लिया है, कम करो इसको, ये पिया नहीं जाएगा, थोड़ा कम कर दो, देख लो आप किसी में करो तो, पिया नहीं जाएगी, इतनी थोड़ी पी जाती है, नहीं नहीं, हाँ पी नहीं जाएगी, नहीं, हाँ हाँ। तो सबसे पहले इन दोनों को आप लिखिए, दिस इज माई बाइक, दिस बाइक इज माइन। ये तो माइन का अर्थ वो निकल रहा है वहां पर माई बाइक। ये इसके अलावा हाँ ये हो ही गया, एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम, ये वो सही रहेगा आपके लिए। तो देखिए
दिस इज माई बाइक है, तो मैंने कहा कि इसके बाद में नाउन आना जरूरी है और इसके बाद नाउन नहीं आएगा। यहां तक कर लिया। इसके बाद आप एक सेंटेंस ये लिख लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद हम समझते हैं इनको कैसे बन रही है। योवर्स इज अ न्यू बाइक। यहां इस योवर्स का अर्थ पता है क्या निकल रहा है ये? अगर आप केवल ऐसा लिख देते, कैसा, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा अगर आप केवल इस सेंटेंस को इतना लिख देते कि योवर इज अ न्यू बाइक, तो ये सेंटेंस गलत होता। देखिएगा एक बार, मैंने कहा अगर आप ऐसे लिखते योवर इज ए न्यू बाइक, और मैंने कहा रटने वाला पॉइंट नहीं है बिल्कुल भी, ये सारी चीजें आपको पहले से आती है, उससे लिंक करना है कुल मिलाकर। ये मैंने कहा योवर फादर आपको पता है इसका मतलब इसके बाद नाउन का आना जरूरी होता है। मैंने लिखा योवर इज ए न्यू बाइक, इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां नाउन आना जरूरी था। ये अगर मैं इसको सही करूं तो कैसे? यूं भी कर सकता हूं कि इसको मैं बना दूं यहां से पजेसिव प्रोनाउन। ये कैसे बोले? देखिए योवर्स, अब इसका अर्थ यहां क्या निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है सीधा सीधा योवर प्लस नाउन, मतलब कि योवर बाइक। क्या अर्थ निकल रहा है? योवर बाइक। ये तो इसको आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, योवर्स वाले को, ना कि योवर को। ये अगर योवर को यूज करना है तो उसके साथ नाउन का आना जरूरी है। ये आप इनको उतारने के बाद में हम एक सेंटेंस देखेंगे कि एग्जाम में कैसे उठाएगा ये। एग्जाम में देखिए मैंने लिखा दिस इज योर बाइक बट इट इज माइन। ये मैं इस सेंटेंस को एक बार और लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो इसका मतलब है आपको सब कुछ आ चुका है, ये दोनों के दोनों केस ये, और इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए दिस इज योर बाइक बट इट इज माई। या तो होता ऐसा, या तो होता ऐसे, और या फिर मैं इसको यूं कर देता हूं दिस इज योर बाइक बट इट इज माइन। एक सेंटेंस में वो लिखता हूं जो एग्जाम में पूछेगा, आपको बता दूं मैं ये, आई प्रीफर योर टी टू हर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 नंबर सेंटेंस समझ में आया तो इसका मतलब सब कुछ समझ में आया। पहला पॉइंट देखेगा, दिस इज योर बाइक बट इट इज माई। इट इज माई, इट इज माई मतलब क्या? नहीं, गलत ये सेंटेंस। जैसे मैं बोलता इट इज माई बाइक, तो ठीक है, हम वहां तक मान लेते कि माई के बाद नाउन आ रहा है, माई के बाद में, वहां तक तो पॉइंट सही था। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है? देखिए दिस इज योर बाइक, देखिए योर के बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, तो ये तो अपनी जगह सही है। बट इट इज माई, माई क्या? आपने कुछ बताया ही नहीं यहां पर। ये यहां आपको नाउन की जरूरत थी है, लेकिन अगर आप माई प्लस नाउन को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो, कैसे लिख सकते हो? माइन। ये तो इनमें से सही कौन सा होगा? इनमें से सही होगा सेकंड वाला ये, ना कि फर्स्ट वाला ये, क्योंकि इसके बाद में क्या, नाउन का आना जरूरी है। सेकंड वाले में जो पोर्शन होता है माइन, हर्स, देयर्स, आवर्स, योवर्स, इनमें नाउन नहीं आएगा। इनको हम एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। 3 नंबर सेंटेंस में आप मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस सही है क्या? क्योंकि ध्यान रखना, पेपर से रिलेटेड जब मैंने कहा था ना टू से रिलेटेड एरर उठाएगा, तो यकीन मानिए जब इस प्रकार की एरर उठाएगा तो उस कंडीशन में स्टूडेंट से गलती हुआ करेगी ये। तो मैंने कहा आई प्रीफर योर टी टू हर, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नंबर 3 सेंटेंस के लिए कमेंट कीजिएगा सही है या गलत है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर वो कौन सा रूल्स है जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
देखिए मैंने कहा आई प्रीफर योर टी टू हर, मतलब कि देखिए मैं प्रीफर करता हूं किसको, तुम्हारी चाय को, बजाय किसके, उसके। अब उसकी क्या, मैंने कहा ना कि इसके बाद में तो नाउन आना जरूरी है, तो इसका मतलब यहां तो इसने नाउन लगाया नहीं। अब मैं एग्जाम में सही कैसे करूंगा, इस हर को कर दीजिए आप क्या, हर्ष कर दीजिए। अब पता है जैसे आप हर की जगह हर्ष करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकला, आई प्रीफर योर टी टू हर टी। अब सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। तो समझे कुछ, ये मैंने कहा इनके बाद नाउन का आना जरूरी है, ये एक लाइन भी हम लिख लेंगे अभी। ये फिलहाल देखिए कि मैंने कहा आई प्रीफर योर टी, कि मैं तुम्हारी चाय को प्रीफर करता हूं बजाय किसके, उसकी चाय के। ये यहां दो की बात की जा रही है, एक ये बंदा, एक यहां एक बंदी ये खड़ी है, दोनों है, दो लड़कियां हैं। ये कह रहा है मैं प्रीफर करता हूं तुम्हारी चाय को बजाय उसके, तो उसके क्या, उस लड़की को नहीं, उसकी चाय की बात कर रहा होगा एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकला कि यहां क्या आना चाहिए था, या तो हर टी होता तब सही होता, या फिर मैंने कहा क्या कि हर जो है, हर को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं हर्ष से, तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, इसका अर्थ वही निकलेगा हर टी। तो ये सही कैसे होगा, हर टी के थ्रू ही, सॉरी हर्ष, ये हर की जगह क्या आएगा, हर्ष आएगा, ये तब जाकर ये सेंटेंस सही हो गई। आई प्रीफर योर टी टू हर्ष। इस प्रकार की एरर भी कभी कभार एग्जाम में दे दी जाती है। ये जो नीचे वाला सेंटेंस मैंने लिखा ऐसे ही है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, अभी हम इसका पॉइंट एक दो और देखते हैं। ये देखिए मैंने कहा दो पॉइंट हमने लिखे थे, एक तो क्या लिखा था माई, एक क्या लिखा था आवर, एक क्या लिखा था हमने योर, एक हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था हिज, एक लिखा था हमने हर, एक लिखा हमने देयर। ठीक है, यही लिखा हमने। तो देखिए मैंने कहा इनके साथ तो क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना इनके साथ आएगा नाउन, इनके साथ तो हमेशा नाउन आना है। क्यों आना है ये आपको सबको पता है, जैसे कि माय फादर, हिज फादर, योर फादर, आवर मदर, छोटे छोटे सेंटेंस से कनेक्ट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा नाउन आना जरूरी है। अब मैंने कहा जब इनके साथ नाउन आना जरूरी है, मैंने कहा इसके बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन आएगा, इसके बाद नाउन आएगा, इसके बाद तो मैंने बता ही दिया यहां भी ये नाउन आ जाएगा, यहां भी ये नाउन आ जाएगा। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं कैसे, देखिए मैंने कहा माई प्लस नाउन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। जैसे मैंने देखा था ना अभी कि दिस इज माइन, तो माइन का अर्थ वहां उसमें नाउन छिपा हुआ, जैसे बाइक की बात करता, कॉपी की बात करता, किसी की भी बात कर लेता है एक तरह से ये, तो वहां क्या हो रहा है, माई बाइक, माई टे, जो भी है एक तरह से ये इसमें। तो मैंने कहा माई प्लस नाउन, ये तो ये तो क्या हो गया, माइन हो गया। आवर प्लस नाउन ये हो गया आवर्स, ठीक है। योवर प्लस नाउन ये हो गया योवर्स। हिज प्लस नाउन, इसको ये हिज का हिज ही रहता है। हर प्लस नाउन ये हर्ष हो जाएगा। देयर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से देयर्स, ही क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। ये इन्हीं को बोलते हैं। अब माइन को देखो, जैसे मैं बोलता माई फादर, माई फादर को शॉर्टकट में कैसे, माइन बोलते तुम। इसका अर्थ ये निकला, जैसे मैंने कहा दिस इज ही इज माई फादर, मैंने ये बोला, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को अगर यूं बोलता कि देखो ही इज माई फादर, मैं ये बोलता माई फादर वर्क्स हार्ड, माई फादर वर्क्स हार्ड। इस माई फादर की जगह में यूज कर सकता था किसका भी, माइन का भी यूज कर सकता था, क्योंकि वो सेंटेंस सही होगा फिर। क्यों, माइन का अर्थ क्या निकल रहा है, माई प्लस नाउन, और माई प्लस नाउन हुआ तो उसके बाद तो वर्ब तो वहां वैसे ही सही है। अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर एक बार और देख लेते हैं। ये है कुछ भी नहीं, इनमें नाउन आना जरूरी है, उसमें नाउन आएगा नहीं। क्लास कब स्टार्ट हुई है सर, 7 बजे स्टार्ट हुई थी, 7:05 पर। ये तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा माई प्लस नाउन, मनोज मंडाव, ठीक है। देखिएगा अब हम यहां पर एक सबसे जबरदस्त पॉइंट स्टार्ट करेंगे ये, और वो पॉइंट है इंटरेस्टिंग। देखिए हमने अब तक देखा हु, विच, दैट, देखिएगा एक बार, ये हमने अब तक ये देखा, और मैंने कहा हम इन चीजों को रिलेट करते ही चलेंगे। ये
हु और whom, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और अच्छा होने के साथ साथ जब सेंटेंस बड़ा आता है एग्जाम में तो स्टूडेंट के साथ एक बड़ी समस्या यह आती है कि मैं हु करूं या हुम करूं। और इस पॉइंट को क्लियर करने का सीधा सीधा फंडा यह है कि पहले तो यह देखिए, मैंने कहा हम चीजों को रिलेट करते हुए चलेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था है? एक रूल पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वो सीनियर जूनियर सुपीरियर इन्फीरियर, ये उसमें भी आप एक जगह गच्छा खा जाओगे। अभी आपको लग रहा है कि वो चीज आपको आ गई है, लेकिन एक जगह जाकर ये मैंने सारा कंसेप्ट वहां तक बता दिया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार एक सेंटेंस में अगर बीच में आ जाता है तो दिमाग में आता, बोले यार ऐसा थोड़ी ना होता है। ये उस पॉइंट को मैं कल लेकर आता हूं आपके पास में ये, और फिर उससे रिलेटेड भी सारा पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका होगा ये। अब देखिए, मैंने कहा हु विच दैट, ये पहले बता हमने कैसे सीखा था। ये हमने केवल इतना सीखा था हु विच दैट को कि इनका यूज कैसे हुआ करता है। मतलब क्या, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इनके बाद जो वर्ब आती है वो कैसे आती है। फिर हमने थोड़ा उसको आगे बढ़ाया था, अगर आपको याद हो, हु विच दैट को कि हु का यूज करते हैं हम किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, विच का यूज करते हैं एनिमल्स और निर्जीव चीजों के लिए, और दैट का यूज करते हैं हम दोनों के लिए। लेकिन दैट का यूज एक कंडीशन में, मतलब दैट का ही यूज होगा, ऐसी कुछ कंडीशन थी जैसे कि ह्यूमन बींग्स प्लस कोई जानवर हो कोई चीज हो, दोनों मिलकर आती है तो उस कंडीशन में दैट का ही यूज होता है। दैट का एक यूज और होता है द ओनली, द सेम। द सेम की हमने दो कंडीशन देखी थी, उसके बाद में एज भी आता है, दैट भी आता है, दोनों कंडीशन में आपको समझा चुका हूं। दैट की हमने कुछ पोजीशन और देखे थे, ऑल, द सेम, द ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, हमने कुछ पॉइंट ये भी देखे थे कि उनमें केवल दैट का ही यूज होता है। मैंने कहा चीजों को रिलेट करते चलेंगे तभी ये चीजें समझ में आती है। अब देखिए, मैंने कहा इतना हमने समझा, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम उठाते हैं यहां से हु और होम। देखिएगा एक बारी, मेनली क्या है कि जिससे आपको हमने पैसे वैसे पढ़ाया, एक सेंटेंस अगर आपको याद हो, मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा यहां पर। ये वो सेंटेंस ये था, हु न्यू हर। देखिए, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा और ये एक्टिव वॉइस में है। एक सेंटेंस में और लिख लेता हूं जो एक्टिव वॉइस में है। हमने जो चीज पढ़ी है और जो आपको आती है, हमें बस वही रिलेट करनी है। हु थॉट यू, ये सेंटेंस है। अब जब मैं इनका पैसिव बनाता हूं तो कैसे बनेगा, देखिए इसका तो कैसे बनेगा, टू whom was she known। इसका कैसे बनेगा, by whom were you taught। क्या मैंने सही बनाए ये पैसे भी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ गलती कर दी हुई। आप देखिएगा एक बार, बाय होम वर यू टॉट, और एक लिखा मैंने टू होम वाज सी नॉन। मैंने दो पॉइंट लिखे, मैंने कहा जो चीज पढ़ चुके हैं वहीं से रिलेट करते हुए चलेंगे। आप देखिएगा एक बार कि क्या मैंने सही लिखा है। यहां जो लिखा है वो है टू होम वाज सी नॉन, और एक में लिखा मैंने बाय होम वर यू टॉट। ये दो सेंटेंस मैंने लिखे और दोनों सेंटेंस से हम आपका एक क्वेश्चन यहां से तैयार करेंगे और आपको देखिएगा, खुद को पता चलेगा कि हाँ ऐसा ही हुआ करता है। क्या सेंटेंस मैंने सही लिखे, इनका पैसिव जो बनाया है ये, क्योंकि मुझे तो काफी टाइम हो गया पढ़ाए हुए ये। तो आप मुझे बताइए कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा। अगर गलत लिखा है तो बता दीजिए, हम सही कर देंगे उसको, है नहीं। अच्छा, एक का कमेंट आया है, ठीक है। एक का जिनका कमेंट आया है वो कह रहे हैं, अच्छा हाँ मनो मंडावर, आपका कमेंट आया, क्या मैंने यहां सही लिखा है ये होम, मतलब होम तो सही है, ठीक है। क्या मैंने इसमें लिखा टू, इसमें लिखा बाई, मैंने इसमें लिखा टू, इसमें लिखा बाई, तो क्या मैंने ये सही लिखा है।
मैंने कहा एक में मैंने टू लिखा है, एक में बाई लिखा है, क्या सेंटेंस में मैंने ये चीजें सही लिखी है? देखिए मैंने कहा नो वर्ब दिया, आपको अगर याद हो तो उसके साथ में टू का यूज करते हैं ना कि बाई का, ये चीज हमने पढ़ाई थी आपको। और कुछ वर्ब और भी बताई थी जैसे सरप्राइज, प्लीज, एस्टोनिश्ड, कंटेंट, जितने भी वर्ब थे वो सारे सारे हमने वहां पर पढ़े थे। ये फिलहाल देखेगा एक बार। ये मैंने कहा हु टॉट यू, हमने इनका बनाया टू होम वाज सी नोन। आप एक चीज समझ पा रहे हैं यहां पर? ये मैंने कहा टू आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। बाई आ रहा है? बिल्कुल बाई आ रहा है। ये क्या इसके बाद होम आ रहा है? यहां होम आ रहा है। ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा 2 पॉइंट आ रहे हैं यहां पर, एक आ रहा है टू, एक आ रहा है बाई। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि जब टू और बाई आ रहा है तो क्या टू और बाई प्रीपोजिशन है क्या? देखिएगा एक बार। ये क्या टू और बाई प्रीपोजिशन है क्या? बिल्कुल प्रीपोजिशन है दोस्त। और मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आएगी या सब्जेक्टिव केस? आप मुझे बताइएगा। ये नॉर्मली बात कर रहे हैं हम। ये प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आती है प्रोनाउन की या सब्जेक्टिव? ये जैसे बात है ऑब्जेक्टिव आएगी। ये तो देखिए मैंने कहा ऑब्जेक्टिव केस आया करती है। क्या होम भी ऑब्जेक्टिव होती है? बिल्कुल होती है दोस्त। ये होम एज ए काम करती है ऑब्जेक्टिव केस ही। जहां हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो हम वहां यूज करते हैं होम का, जहां हमें सब्जेक्टिव केस की, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो वहां हम यूज करते हैं इसका, किसका? हु का। ये इसका मतलब हुआ प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? दोनों में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो क्या आएगा? हुम आएगा। देखिएगा एक बार। ये मेरे कहा रटना नहीं है, धीरे धीरे पॉइंट को समझते जाइएगा। इससे रिलेटेड स्टूडेंट ज्यादातर गलती करते हैं, और वो गलती ये करते हैं क्या कि वर्ब दिख जाए तो हु लगा देना, और वर्ब ना दिखे मतलब कि कोई और चीज दिख जाए तो हुम लगा देना। मैं कह रहा हूं गलती मत कर जाना। जब बड़े सेंटेंस आएंगे उनमें तो उनमें हमेशा एक गलती यही होती है। देखिएगा एक बार। ये गलती क्या होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि मैं कहां हु का यूज करूं, कहां हुम का यूज करूं। अभी मैं आए हुए क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये आपको खुद को लगेगा वास्तव में यही चीज थी। ये तो देखिए मैंने कहा जहां सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां हु का यूज कर रहे हैं, जहां ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां होम का यूज कर रहे हैं। यहां तक तो ये पॉइंट क्लियर। अब मैंने कहा कि प्रीपोजिशन कौन से है? टू और बाई प्रीपोजिशन है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि केवल इन दोनों के बाद में ही आएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं प्रीपोजिशन के बाद में अगर मुझे यूज करना हो इन दोनों में से ये, तो मैं किसका यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा होम का। इसी से रिलेटेड एक एरर का क्वेश्चन शायद या तो सीपीओ में था और या मेंस में, दोनों में से एक में था इस बार, और उससे पहले भी कई बार वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड। ये एक सेंटेंस में लिख देता हूं यहां पर जो एग्जाम में पूछा हुआ है एरर के रूप में। देखिए मैं आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। ये सेंटेंस ऐसे कैसे ही एग्जाम में पूछा हुआ है। एक सेंटेंस जो अभी जस्ट आया था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुझे पता है कंफर्म इसी के थ्रू पूछा था। ये सेंटेंस एग्जाम में पहले आया हुआ है। ये क्या आपको लगता है आप कर पाएंगे इसको? ये मैंने लिखा मैं आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। ये सेंटेंस आपके पास में आपको दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस सेंटेंस में आप कुछ कर सकते हैं? मतलब ये सही है या गलत है, तो कौन से पार्ट में है? हाँ बिल्कुल आपका सही है। मैंने कहा ना, ये देखिए पॉइंट को आप समझते जाइएगा। ये चीजें रटने वाले कुछ भी नहीं है, जो पहले कर चुके हैं काफी चीजें वहीं से रिलेट करनी है। हमने कहा पैसिव वॉइस हमने पढ़ाया आपको, तो पैसिव वॉइस पढ़ाया, इसका मतलब पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया, उससे रिलेटेड काफी एरर आपकी सोल्व होगी। अभी धीरे धीरे देखते जाइएगा। थोड़ी समस्या ये है कि मेरी ड्यूटी चल रही है, ड्यूटी ऐसी है कि उसको मैं मतलब चाकर में उसको छोड़ नहीं पा रहा। मैं चाकर छोड़ने का मतलब यह है कि वैसे छोड़ भी नहीं सकते ये, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी जो है आप समझते हैं ये 24 आवर रहती है, कभी भी उसमें बुलाया जा सकता है। इस वजह से आपकी थोड़ी क्लासेस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो देखिए मैंने कहा मैं आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। आपने कहा क्या कि हु की जगह क्या आएगा?
हु की जगह सीधा सीधा एक ही पॉइंट आएगा और वो क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पर होम, क्योंकि मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद में कौन सी केस लगानी है, ऑब्जेक्टिव केस लगानी है, और मैंने कहा रटने की जरूरत है नहीं। आपने कहा कि दोनों सेंटेंस सही है, तो सही है तो यहां से पॉइंट निकाल दीजिए, यहां तक पॉइंट क्लियर। मैंने कहा ये काम करता है एज ए सब्जेक्टिव का, वो काम करता है एज ए ऑब्जेक्टिव का। ये मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं, द टीचर I met today was Rahim's brother। इसमें आपको यह देखना है कि हु लगेगा या होम लगेगा। अभी बस आपको जो आपको आता है वही बताना है, टेंशन लेनी है नहीं। मैंने कहा अभी हम खुद देख लेंगे कि क्या चीज आनी है, ये हु और होम। ये नंबर 2, इस सेंटेंस को आप उतारिए, द टीचर fill in the blank came here was Rahim's ब्रदर। इसमें आपको देखना है कि हु लगाऊं। मैंने कहा हु काम किसका, बोले सब्जेक्ट का। ये जनरली हम इतना ही पढ़ते हैं कि एक के बाद में वर्ब आया करती है और एक के बाद में वर्ब नहीं आया करती, लेकिन ये पॉइंट काम करते हैं केवल छोटे सेंटेंस में। बड़े सेंटेंस में हिंदी नहीं हो पाएगी, और जब पता चलेगा कि वहां वर्ब भी नहीं आ रही है, उस कंडीशन में भी हु का यूज हो रहा है और वर्ब आ रही है, तब भी इनमें से किसी का जो भी यूज हो रहा है वो सारा का सारा पॉइंट ही है। 2 सेंटेंस हमने यहां लिखे, द टीचर fill in the blanks I met today was Rahim's brother। एक पॉइंट तो हमने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस द टीचर came here was Rahim's brother। इनकी हिंदी क्या निकलती है? हु का अगर मैं बात करूं ये, तो जो, इसका मतलब जिससे, ऐसा हिंदी निकला करती होगी इनकी। देखिए, द टीचर आई मेट टुडे वाज रहीम्स ब्रदर। ये अगर एक पॉइंट की बात की जाए, पॉइंट का मतलब ये है कि जनरली हम जैसा पढ़ते हैं कि इसका यूज इसके बाद में वर्ब आती है, इसके बाद वर्ब नहीं आती है, तब तो देखो डायरेक्टली स्टूडेंट कर देगा यहां से। कैसे? देखिए, मैंने कहा होम लगा देगा सीधा सीधा यहां पर। क्यों? कि उसको देख रहा है, बोले यहां वर्ब नहीं आ रही है, बोले लगा दे सीधा होम। उसका इन सेंटेंस में तो सही हो जाएगा। नंबर 2 में देखिए, मैंने कहा बोले वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब क्या हुआ? हु आ जाएगा। यहां कोई वर्ब नहीं आ रही, यहां जस्ट ये, इसका मतलब मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत थी यहां पर ये। अब इसमें आप एक चीज देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है। नंबर 1 सेंटेंस में वर्ब कितनी है, आपको केवल ये फाइंड आउट करना है। देखिएगा, मैंने कहा क्या वर्ब मैट है? बिल्कुल मैट वर्ब है। एक वर्ब तो ये हुई, एक तो मैं कर देता हूं इसको ये, एक नंबर वाले, एक नंबर सेंटेंस में ये, नंबर 2 में ये भी, सॉरी नंबर 1 में अभी एक वर्ब यहां भी पड़ी है। इसका मतलब हुआ कि इसमें वर्ब कितनी हो गई? 2 हो गई है। कितनी? 2। एक नंबर सेंटेंस में मेरे पास में वर्ब है 2। नंबर 2 में द टीचर कैम हियर वाज रहीम्स ब्रदर। इसका मतलब हुआ एक तो वाज ये रही और एक केम ये रही। अर्थ ये निकला कि इसमें भी कितनी है,
इसमें भी वर्ब दो ही है। आपने लिखा फर्स्ट में दो वर्ब, सेकंड में कितनी वर्ब है? ये सेकंड में मुझे ऐसा लग रहा है सेकंड में भी दो ही आ रही है क्या? आप देख लीजिए खुद ही। इस कंसेप्ट को जहां आप लगाने की इच्छा हो, चाहे 4 लाइन का सेंटेंस हो चाहे 5 लाइन का सेंटेंस हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए आपका क्वेश्चन हमेशा सही जाएगा। ये मैंने कहा पहले सेंटेंस में मुझे दो वर्ब नजर आ रही है, कौन कौन सी? वाज है बिल्कुल है, मेट है बिल्कुल है, और तो कुछ मुझे नजर आई नहीं। अब मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूं, वाज भी है और कैम भी है, दो वर्ब मुझे यहां नजर आई, दो वर्ब नजर आई। ठीक है, अगर दो वर्ब है तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा इसको लिखे कहां पर, यहां लिख देता हूं। इसमें एक ही पॉइंट काम करता है ये। देखिए मैं वर्ब वाला बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं एक बार आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि हु और हुम का यूज कैसे करना है। हमने पहला पॉइंट तो ये देखा कि प्रीपोजिशन के बाद में हुम का यूज होगा, ना कि हु का यूज होगा। ये पॉइंट यहां तक क्लियर। दूसरा मैंने कहा हु काम करता है एज सब्जेक्ट का, हुम काम करता है एज ऑब्जेक्ट का। ये नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ही पढ़ते हैं कि हुम के बाद में वर्ब नहीं आती है और हु के बाद में वर्ब आती है। नॉर्मली हर स्टूडेंट यही पढ़ता है ये। तो देखिए मैंने कहा अगर हमेशा पढ़ते हैं तो देखिए द टीचर क्या आई, अच्छा वर्ब नहीं है तो लगा दो ना हुम। ये नंबर 2 द टीचर केम, अच्छा वर्ब है लगा दो हु। हम नॉर्मली ऐसा पढ़ा करते हैं ये। दूसरा हम ऐसा भी तो पढ़ सकते थे, देखो द टीचर आई मेट टुडे वाज रहीम्स ब्रदर, कि वो टीचर जिससे कि मैं मिला, यानी मिलने का काम तो मैंने किया है लेकिन मैं मिला किससे? उस टीचर से मिला। इसका मतलब काम तो किसने किया? मैंने। मैं था, देखो आई मेट, मैं मिला, बोले किससे? टीचर से मिला। आई मेट टीचर, मतलब ये हुआ कि आई सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसका मतलब ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। भाई मैं मिला किससे? टीचर से मिला। ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव कौन सी है? हुम है, डायरेक्टली लगा दो हुम। ठीक है, नंबर 2 देखिए द टीचर कैम हियर वाज रहीम्स ब्रदर। ये आया कौन? आने का काम किसने किया? आने का काम किया टीचर ने। जब टीचर ने आने का काम किया तो इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो इसका मतलब केस कौन से? सब्जेक्टिव यूज कर दो हु का। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को आती है ये। अब बड़ी समस्या तो ये आती है ना कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं करता। वो छोटे छोटे स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें हो सकता है पूछ ले ये, तो वहां तो हम सही कर देते हैं कि इसके बाद वर्ब आती है, इसके बाद वर्ब नहीं आती, ऐसा कुछ पॉइंट ही है। मैंने कहा आप इन चीजों को तो याद करिए ही। याद करने का मतलब ये चीजें तो हमें आनी ही चाहिए, एक बेसिक सा है ये। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है ये, और जो एग्जाम में जब ऐसे पूछता नहीं है, एग्जाम में कैसे पूछा करता है, हमें वो चीज आना जरूरी है ये। तो मैंने कहा कि जितनी वर्ब हो उतने सब्जेक्ट, ये जितनी वर्ब हो उतने सब्जेक्ट। ये पॉइंट फिट बैठा लीजिए दिमाग में, कैसा ही क्वेश्चन हो, चाहे 2 लाइन चाहे 3 लाइन चाहे 4 लाइन। मैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं मैं उनको आपके सामने एक बार लिख देता हूं, और क्या वो काम करता है या नहीं करता उससे पहले उस कंसेप्ट को हम इसमें भी समझ लेते हैं। मैंने कहा जितनी वर्ब उतने सब्जेक्ट। देखिए इसमें वर्ब कहां है? वर्ब है मेड, ठीक है, ये वर्ब हो गई। आगे चला वर्ब है वाज, दो वर्ब हो गई, एक मेट है एक वाज है, 2 वर्ब हुई, मतलब मुझे सब्जेक्ट की कितनी? 2 की जरूरत थी। तो देखिए द टीचर एक सब्जेक्ट तो ये आ गया, ठीक है। आगे चला मैं आई, ये भी तो है यहां पर सब्जेक्ट, ये 2 आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसमें 2 सब्जेक्ट है, 2 वर्ब थी। इसका मतलब आप इसको कट कर दो, आपको यूज किसका करना है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है। नंबर 2 देखिए द टीचर कैम हियर वाज रहीम्स ब्रदर। ये केम है, वर्ब है, वाज वर्ब है, कितनी वर्ब हुई? 2 वर्ब हुई, ठीक है। 2 वर्ब यहां लिख दो। सब्जेक्ट देखिए द टीचर, एक सब्जेक्ट ये रहा। आगे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, कोई सब्जेक्ट आगे आपको नजर नहीं आ रहा, मतलब कि मेरे पास में यहां पर सब्जेक्ट कितना है? 1 है। अर्थ क्या निकला? मुझे एक सब्जेक्ट की और जरूरत है। इसका मतलब ये काम किसका करता? सब्जेक्ट का। मैं लगा दूंगा यहां हूं, समझे? यहां 2 वर्ब थी, ठीक है। अब मेरे पास सब्जेक्ट तो एक ही रह गया, मुझे सब्जेक्ट कितने चाहिए? 2 चाहिए। 2 चाहिए तो कौन सा? एक हु लगा दूंगा, एक सब्जेक्ट और आ गया, एक और ऐड हो गया हु, तो ये लो खत्म खेल। यहां ऑलरेडी खत्म था तो जरूरत ही नहीं थी सब्जेक्ट के, लगा दो हूं। अब क्या ये पॉइंट काम करता है? देखिएगा एक बार,
मैं सेंटेंस जैसे आए हुए हैं वैसे के वैसे एक बार लिख देता हूं और आप खुद बताइएगा कि क्या वाकई में वो सेंटेंस सही है या गलत है। सी इज द काइंड ऑफ women whom everybody knows is benign, एक सेंटेंस तो ये है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा का ऐसा ही। नंबर 2 पर हम लिख लेते हैं एक सेंटेंस और, द पर्सन who I met yesterday was my क्लासमेट, और ये है नो एरर डी। इन 2 सेंटेंस को लिखिए और लिखने के बाद आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं 2 सेंटेंस और लिख दूं, फिर चारों को हम एक साथ समझते हैं ये। तीन नंबर सेंटेंस है, ही इज द पर्सन हु everyone thought had stolen the ring the players whom we have selected for our team are young and ambitious. और लास्ट में है नो एरर डी। ये 4 सेंटेंस उतारिए और उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें कहां एरर है, कौन सा सही है, जो भी है।
सेंटेंस लिखा हुआ आपके पास में, इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। उसके बाद 4 नंबर पर लिखा हुआ, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। देखिए नंबर 1 सेंटेंस ही, आप तो मुझे ये बता दीजिए कि नंबर 1 सेंटेंस में कितनी वर्ब है। सबसे पहले देखिए मैं बता दूं आपको, एक ये रे वर्ब। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, एक वर्ब 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 वर्ब, आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ये रही एक वर्ब यहां है, एक ये रही एक वर्ब यहां भी है। इसका मतलब कितनी हो गई, 1 2 3, तो ये लो उतार दो 3। अब सब्जेक्ट के लिए चले, देखिए सी एक सब्जेक्ट ये हुआ, ठीक है। आगे चलते 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 एवरीबॉडी 2, 2 के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट कितने हैं, 2। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ याद आया? देखिए हमने कहा था कि एग्रीमेंट कब होता है, जब चीजें मिलेगी दोनों के आपस में बनती है तभी तो होता है। नहीं, यहां 3 वर्ब है 2 सब्जेक्ट है, इसका मतलब आपको एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट और है, एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट और है। वो कहां से करोगे आप उसको पूरी? आप पूरी कर सकते हैं केवल यहां से। कैसे? इसके जगह हु लगा दो, हु काम करता है सब्जेक्ट का, ये लो एक की रिक्वायरमेंट पूरी, काम खत्म। यही एरर है, यहां पर ही एरर है, इसी जगह यहां हु आएगा। आप मुझे ये बताइए, देखिए गलती कर गए ना आप, ये कुमार मोहित फर्स्ट में आपने कहा डी, गलती कर गए आप। फिर ये मैंने कहा था कि वो गलती मत कर जाना कि इसके बाद वर्ब आएगी, इसके बाद में वर्ब नहीं आती है, सीधा लगा देते हैं स्टूडेंट ही है, और फिर वही कंफ्यूज होते रहना। ये मैंने कहा जो पॉइंट में सिखा रहा हूं, फिर कह रहा हूं मैं, ये डायमंड रूल्स है, ये हमने इसमें बिल्कुल सिलेक्टेड करके ही इस पॉइंट को बनाया है ताकि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो देखिए एक बार, ये सी इज द काइंड ऑफ विमन होम एवरीबडी। आप देखिए यहां तो स्टूडेंट यही सोचता है ना, बोले होम तो सही है, वर्ब आ नहीं रही, जबकि हुआ क्या, हुआ उल्टा। तो मैंने जो पॉइंट बताया है हमेशा लगा कर देख लीजिएगा, चाहे 4 लाइन का हो, चाहे 5 लाइन का, चाहे 6 लाइन का, हमेशा आपका आंसर सही जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो ये। अब देखिए पहला समझ में आया। नंबर 2 देखिए द पर्सन, ठीक है। पहले वर्ब देखेंगे हम। ये देखिए मैंने कहा मेट वर्ब है, बिल्कुल है, ये लो वर्ब। एक वर्ब और है क्या इसमें आगे, हाँ ये रही ना वाज, एक वर्ब ये रही। आप मुझे बताइए 2 नंबर सेंटेंस सही है या गलत है? 2 नंबर सेंटेंस सही है या गलत है? सेकंड सेंटेंस में, ये तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। सेकंड सेंटेंस में आपने कहा है, किस किस का कमेंट है? द पर्सन सेकंड सेंटेंस मोहित ने कहा सही है।
ठीक है, देख लेते हैं। और करेक्ट, अच्छा सेकंड में आपने कहा डी। देखिए मैंने कहा हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब कितनी आई, वाज और मेट, 2 वर्ब आई। ठीक है, मैं कर देता हूं इसको 2 वर्ब। आगे चलूं, देखिए हु को नहीं देखना आपको सब्जेक्ट के रूप में, पहले बाकी जो बचे उनको देखना ही है। द पर्सन एक हुआ और एक सब्जेक्ट ये हुआ, आई 2, हु 3। वर्ब कितनी है 2, सब्जेक्ट कितने हुए 3। क्या मैचिंग हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब एक सब्जेक्ट को कम करना पड़ेगा। कम करोगे तो किसको करोगे? उसको करोगे। यहां क्या कर दोगे? हुम कर दो। देख लीजिएगा एक बार और फिर। ये मैंने कहा नंबर 1 पर चलिए, मैं इसको एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में और आ रहा है कि उसके थ्रू अगर मैं बताता हूं तब भी आपका यह आंसर और ज्यादा अच्छा जाएगा। ये देखिएगा, हम सबसे पहले 1 नंबर को फिर दोबारा देखते हैं, फिर मैं बता दूं ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से चलोगे तो कैसा ही क्वेश्चन कर लेना आप। ये मैंने कहा देखिए वर्ब कितनी है 1 नंबर सेंटेंस में, एक बार रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ देखिएगा, मैंने कहा 1 नंबर सेंटेंस है नहीं है। सबसे पहले आप वर्ब देखिए, ये वर्ब है, इज एक वर्ब ये हुई, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ देखिए मैंने कहा एक वर्ब ये हुई। ठीक है, आगे चले हम, नोज एक ये रही, एक इजी, यानी वर्ब कितनी 3 हो गई। आप अब आगे चलिए, देखो सब्जेक्ट कितने हैं, सी एक तो ये रहा। आगे चला मैं एवरीबॉडी 2, तो सब्जेक्ट कितने हो गए 2 हो गए। अब एग्रीमेंट कैसे करोगे दोनों का? एग्रीमेंट करने का मतलब यह है कि क्या आपको एक ही काम करना है और वो काम ये करना है कि मुझे एक सब्जेक्ट और चाहिए। तो क्या होम सब्जेक्ट नहीं, इसके लिए क्या कर दो, हु कर दो। ये सब्जेक्ट हो गया, 3 हो गए नहीं, ये 3 से 3 कट। अब नंबर 2 पर देखिए, द पर्सन एक सब्जेक्ट तो ये हुआ, ठीक है, एक सब्जेक्ट तो ये हुआ, तो ये लो एक सब्जेक्ट, मैं आई हुआ 2, तो ये 2 सब्जेक्ट, वो भी तो सब्जेक्ट ही एक तरह से, इसको भी एक बार आप इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, कितने हो गए टोटल 3 हो गए यहां पर ये। अब मैंने कहा वर्ब कितनी है, वाज और मेट, वर्ब है 2, वर्ब कितनी है 2 है। अब सब्जेक्ट तो 3 है आपके पास में यहां पर ये, और वर्ब कितनी है 2 है। वहां पर मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि होम को, क्योंकि होम तो होता ही ऑब्जेक्ट है, तो उसको मुझे सब्जेक्ट में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं थी। यहां देखिए मैंने कहा सब्जेक्ट कितने 3 हो गए, वर्ब कितने 2। अब वर्ब तो लगाओगे नहीं, हमें क्या करना है, एक जो सब्जेक्ट आ रहा है कौन सा, हु, उसको कर देता हूं मैं ऑब्जेक्ट, मतलब बना देता हूं हुम। तो एक जब इसको खत्म कर दूंगा तो ये हो गया ना एग्रीमेंट। ये यहां तक कुछ पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं फिर बता दूं, ये पॉइंट ऐसा है इसके ऊपर आप जब कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन, एवरेज बता रहा हूं मैं, 10 से 15 या 9 से 10 जो भी है, अगर इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें क्लियर होगी कि हाँ ऐसे होता है। ये क्लियर हुआ तो इसका मतलब आपको 3 और 4 समझ में आएगा। देखिए आराम से कीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये 3 और 4 में, ये 3 और 4 में कैसे करोगे आप कि 3 नंबर में क्या होगी, 3 नंबर क्वेश्चन है, ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। 3 नंबर में बताइएगा आप मुझे एक बार, अगर आपके समझ में आया होगा तब तो आप बता पाएंगे, अगर नहीं समझ में आया तब तो वही गोली देने वाला काम होगा। ये 3 नंबर में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, ये सबसे पहले, और इंटरेस्टिंग हो रही है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। ये सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब है, तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं, एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट में यहां चलाता हूं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब है, इज वर्ब है, बिल्कुल है, आगे चलता 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 चलता, थॉट वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है, आगे चला, हैज वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है, कितनी वर्ब हुई, वर्ब हो गए 3। ठीक है, क्या मैं सब्जेक्ट देखो, बिल्कुल देख लेते हैं, ही एक सब्जेक्ट ये रहा, आगे चला चला, हुम तो सब्जेक्ट है नहीं, एवरीवन भी तो है, ठीक है, 1 और 2, इसका मतलब सब्जेक्ट कितने हो गए 2। अब आप ही मुझे ये बताइए कि इसमें मैं क्या करूं, बताइए। थर्ड में कमल पांडे ने, मनोज भंडार, हाँ बिल्कुल अब समझ में आपके सही आया है। ये देखिए वर्ब कितनी 3 है, सब्जेक्ट कितने 2 है, इसका मतलब मुझे एक सब्जेक्ट और चाहिए, तो मैं कहां कर सकता हूं, मैं यहां कर दूंगा, यहां कर दो हु, ये हो जाएगा सही, कट कर दीजिए ना यहां पर, ये कहां सोचने की जरूरत पड़ रही थी इसमें। ये अब देखिए 4 नंबर, द प्लेयर्स whom
वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। अगर 3 समझ में आया होगा या कंसेप्ट समझ में आया होगा तो 4 नंबर कर जाओगे। ये बताइए 4 नंबर में क्या होगा। देखिए सबसे पहले हैव वर्ब है, बिल्कुल है। आगे चलिए, अब हैव और सिलेक्टेड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो इसको एक ही काउंट करना आप, ये अलग अलग मत कर देना। ये हैव वर्ब हो गई, आगे चलते 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 चला गया, आर भी एक वर्ब है ना वर्ब। ये देखो मंडा फिर गलती कर रहे हो आप। ये मैं जैसा पॉइंट बता रहा हूं वो पॉइंट थोड़ा सा ये है, इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इसमें बस थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये बाकी बहुत मजा आएगा आपको ये। और ऐसे क्वेश्चन बार बार जब रिपीट होते हैं तो दिमाग वहां स्टूडेंट का फेल होता है। ये पार्टिसिपल एक ऐसा टॉपिक है बच्चों को पता ही नहीं चलता कहां पार्टिसिपल लगाना, कहां जिरंड लगानी है, जबकि वो टॉपिक इतना ईजी है, इतना ईजी। आप देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मेरी ड्यूटी इस वजह से। हाँ कमल पांडे बिल्कुल आपका सही है। देखिए मैंने कहा वर्ब कितनी है, हैव आर, 2 वर्ब है, ठीक है। मैं वर्ब कर देता हूं यहां 2। सब्जेक्ट कितने, द प्लेयर्स, एक तो ये हुआ। आगे चला 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 वी, ये भी तो है ना, ठीक है। आगे चलते 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 और तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट कितने हुए, 2। इसका अर्थ है कि मुझे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ थर्ड में गलती हो गई आपकी। ये हैव विथ री, वो तो एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब है भाई। हैव के बाद में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो तो सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात थी है। अब देखिए मैंने कहा इसमें कितना हुआ, वर्ब कितनी, 2, सब्जेक्ट कितने, 2। इसका मतलब सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका ऑब्जेक्ट यहां पर सही था, इसका मतलब इसमें कर दीजिए नो एरर। कंसेप्ट अगर समझ में आया तो बताइए, नहीं तो दूसरा कंसेप्ट एक और है लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। ये अगर समझ में आया है तो बताइए। मैंने कहा दूसरा कंसेप्ट है, थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। मुझे लगा कि दोनों कंसेप्ट में ज्यादा बेटर ये कंसेप्ट है और मजा और आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। ये यहां वर्ब 2, ठीक है, सब्जेक्ट 2, काम खत्म। होम अपना सही है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो होम को हु कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कभी हु और हुम से रिलेटेड तो आप कर लेंगे, या कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर दीजिए। क्लियर हो गया सर, ठीक है। देख लीजिए और एक बार, अभी 1 मिनट का और टाइम मैं आपको दे देता हूं। ये इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको जहां मिले, कैसा ही क्वेश्चन मिल जाए हमेशा सही जाएगा, कितना ही बड़ा हो। बस आप तो वर्ब और सब्जेक्ट ये कट कट करते हुए चलिए, आपका आंसर क्लियर। ये चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले। तो देखिए हु और हुम से रिलेटेड आज के बाद में आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कहा एक कंसेप्ट और है, 2 कंसेप्ट है, मुझे यस सर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा कि एक कंसेप्ट और है लेकिन उसमें थोड़ी सी माथापड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। मेरा मानना था कि ये बेटर कंसेप्ट होगा। दूसरा क्या था, करना कुछ भी नहीं था इसमें, केवल और केवल मतलब कि मुझे ये करना था कि इसमें मैं इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर देता। ये तो मेरे हिसाब से बताने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि फालतू आप कंफ्यूज होंगे, बोले मैं कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगे। तो बेटर है कि आप इसी कंसेप्ट को लगाइए, वर्ब और सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कितने कितने हैं, हमेशा आपका सही जाएगा। आगे वाला रूल देखिए, आगे वाला जो रूल है अपना, उससे रिलेटेड अब तक कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये देखिए मैंने कहा मोर देन 1, इसके बाद जब कोई नाउन आएगा तो वो आएगा सिंगुलर, और कोई वर्ब आएगी तो वर्ब भी कैसे चलेगी, सिंगुलर। ये लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं कि मोर प्लस नाउन, मतलब डायरेक्टली अगर नाउन आता है तो उस कंडीशन में यह आएगा प्लूरल, ये प्लस देन 1। अब यहां जो वर्ब आनी है वो वर्ब भी कैसे चलेगी, वो चलेगी प्लूरल। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट को। जब हिंदी के थ्रू करते हैं तो ऐसा लगता है कि वर्ब ऊपर वाले में प्लूरल आने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये एक फिक्स पैटर्न पर बना हुआ है
और इसका यही रूल होता है। देखिए मैंने कहा मोर देन वन, ध्यान रखिएगा हिंदी से करोगे तो ऐसा लगता है कि यहां वर्ब जो आने चाहिए वो प्लूरल आने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। होगा क्या कि मोर देन वन। देखिए वन का मतलब एक, एक का मतलब ये सिंगल वाले पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब कि नाउन भी कैसा सिंगुलर और वर्ब भी कैसे सिंगुलर। ये सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, मोर अगर मोर के बाद में आता है डायरेक्टली नाउन, उस कंडीशन में आएगा प्लूरल देन वन, और उसके बाद जो वर्ब आनी है वो क्या आएगी, वो भी आएगी प्लूरल। ये इसको उतारिए, एक तो सेंटेंस देख लेते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए मैंने कहा मोर देन वन, तो देखिए मोर देन वन, नाउन कैसा, नाउन आएगा इसमें सिंगुलर, मोर देन वन पर्सन। जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी सिंगुलर। ये was killed in the battle। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, रटना नहीं है, पॉइंट को समझेंगे। अगर मैं इसको लिखता मोर पर्सन्स देन वन, तो मैंने कहा था कि मोर के बाद में क्या नाउन प्लूरल, और उसके बाद में यहां जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। और किल्ड इन द बैटल। एक सेंटेंस भी लिख लेते हैं एरर के रूप में जो पूछा हुआ है, मोर देन वन countries was taking part in the conference। ये लिखे और फिर इसके बाद में जो चीज सबको आती है लेकिन वो एग्जाम में बार बार रिपीट कर लिया करता है, उससे रिलेटेड एक एरर देखेंगे। जब आप लिख लें तो उसके बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें एरर क्या होगी नीचे वाले सेंटेंस में। ये ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लेना, इससे 4 से 5 क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, और हिंदी से जब करोगे तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि रूल ये बना हुआ है कि मोर देन वन, वन के बाद मैंने कहा वन का मतलब एक, एक का मतलब आगे नाउन चलना है सिंगुलर, वर्ब भी कैसे चलनी है सिंगुलर। नंबर 2 में क्या होगा कि अगर मोर के बाद में डायरेक्टली अगर नाउन आएगा तो उस कंडीशन में वो आएगा हमेशा प्लूरल ही, और उसके बाद देन वन और फिर आएगी वर्ब कैसे प्लूरल ही। तो मतलब नाउन और वर्ब इस पोर्शन में कैसे चल रही है, वो चल रही है प्लूरल, और यहां देखिए यहां नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी कैसे चल रही है सिंगुलर ही। और सेंटेंस जो आपके पास लिखा है मोर देन वन कंट्रीज वाज टेकिंग पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा मोर देन वन,
वन के बाद नाउन के साथ, नाउन आएगा सिंगुलर। ये तो कंट्रीज का क्या होगा, कंट्रीज का हो जाएगा कंट्री। क्या होगा, कंट्री। अब आगे देखिए क्या सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, वाज आ रहा है, सिंगुलर वर्ब है, तो पूरा सेंटेंस सही हो गया नहीं है। अगर आप हिंदी के थ्रू करोगे तो ध्यान रखिएगा गलती कर जाओगे इसमें, और स्टूडेंट बार बार यही गलती करता है इसमें। ये इसमें जो है वो गलती यही करता है, हिंदी के थ्रू करेगा तो वो हमेशा भूल जाएगा। ये रूल के थ्रू बना हुआ है, मोर देन वन। ऐसा लगता है कि यार एक से ज्यादा कंट्री है, तो इसका मतलब यहां तो वर्ब कैसे आने चाहिए, प्लूरल आने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। मोर देन वन नाउन सिंगुलर, वर्ब भी कैसे चलेगी, सिंगुलर ही चलनी है। तो यहां क्या होगा, वाज अपनी जगह सही था, लेकिन कंट्रीज का क्या होगा, कंट्रीज का होगा कंट्री। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, रूल इसको आप रूल के रूप में मत मानिएगा, क्योंकि रूल है भी नहीं देखा जाए तो। ये मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देयर इज अ बिग सिटी इन पंजाब। एक सेंटेंस तो मैं ये लिखता हूं, इसको आप ऊपर अगर हेडिंग में लिखे तो आप लिख दीजिएगा देयर प्लस वर्ब, वी मतलब वर्ब। एक सेंटेंस लिख लेता हूं मैं, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स in our colony। सेंटेंस लिखा है मैंने, देयर इज अ बिग सिटी इन पंजाब, और नंबर 2 पर है देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन आवर कॉलोनी। नंबर 3 में मैंने एक सेंटेंस लिखा जो एग्जाम में एज एरर के रूप में पूछा हुआ है, देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मैच। रूल नहीं है, फिर बता दो आपको, और रखना भी नहीं है हमें। शायद मेरे हिसाब से तो इसको हम देख चुके पहले पैसिव वॉइस में, मुझे से याद आ रहा है कि वहां हमने पैसिव वॉइस जब बनाए थे तो वहां शायद मैंने आपको बता दिया था ये पॉइंट। ये फिलहाल एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जब एरर आती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यहां एरर है या नहीं है। तीनों को लिखने के बाद में 3 नंबर में अगर आपको कुछ समझ में आए तो बता दीजिएगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया नहीं कि ये वर्ब कैसे आती है इसमें। ये पहला सेंटेंस है, देयर इज अ बिग सिटी इन पंजाब। नंबर 2 है, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स इन आवर कॉलोनी। नंबर 3 है, देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मैच। देखिए यहां मैंने क्या क्या लिखा है, मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूं एक बार आपको। यहां मैंने लिखा इज, यहां लिखा आर, यहां लिखा हैज। 3 नंबर को तो फिलहाल देखिए मत, 1 नंबर और 2 नंबर देख लीजिए। 1 नंबर में मैंने लिखा इज, यहां लिखा मैंने आर। इसका मतलब इसकी शुरुआत तो मैं देयर से ही कर रहा हूं,
तीनों सेंटेंस में गौर कीजिएगा। 3 नंबर पर ज्यादा गौर नहीं करना, फिलहाल 2 देख लेंगे तो 3 में से आ जाएगा ये। देखिए मैंने कहा इसमें भी देयर था, यहां भी देयर था, यहां मैंने यूज की सिंगुलर वर्ब, ये यहां मैंने यूज की सिंगुलर वर्ब और यहां यूज की मैंने प्लूरल वर्ब। ये कैसी? मैंने यहां यूज की प्लूरल वर्ब। ये तो देखिए यहां सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल वर्ब, ये ऐसा यूज किया हमने ये। अब देखिए बोले ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसका रीजन तो ढूंढे हम। ये अर्थ ये निकला कि इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है, मतलब कि देर के बाद जो वर्ब आती है वो देर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है उसके बाद आने वाले पॉइंट पर। ये बात देखो क्या कह रहा है, देयर इज अ बिग सिटी इन पंजाब। बात कर रहा है अ बिग सिटी, कितनी है? एक सिटी की बात की जा रही है, मतलब कि वर्ब कैसी? सिंगुलर ही। आगे चले 2 नंबर देखिए, देयर आर, ये आर क्या है? प्लूरल है। देखिए मैंने कहा देयर आर नो स्ट्रीट लाइट्स। देखिए स्ट्रीट लाइट्स क्या है? ये प्लूरल है, इसका मतलब इसके साथ तो वर्ब कैसे चलनी चाहिए थी? प्लूरल चलनी चाहिए थी, मतलब कि आर सही है। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 क्या कहना चाहता? देयर के बाद यहां जो ये वर्ब आ रही है, मैंने कहा इसके बाद आने वाले पॉइंट पर डिपेंड करती है। अब पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। और हमने एक रूल किया था, अगर आपको याद हो, अ नंबर ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल ही है। अब समझ रहे हैं आप, ये रूल ऐसे रिलेट होते हैं। ये अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा? प्लूरल, वर्ब कैसे? प्लूरल, मतलब कि हैज की जगह सीधा सीधा लगा दीजिए ना है। ये ऐसा रिलेट करेगा। ये छोटे छोटे सेंटेंस तो देगा नहीं, लेकिन इनसे तो हम ये समझ लेते हैं कि हाँ ये रूल बने कैसे हैं, क्योंकि अगर बना कैसे वो चीज समझ में आई, यकीन मानिए आपके क्वेश्चन हमेशा सही जाएंगे। ये तो हमने ये देखा कि ये बना कहां से था, यहां से। अब ये देख लिया हमने, जब देख लिया तो हमने रूल देख लीजिए, रिलेट कर दिया यहां पर, और ये आपका आंसर तैयार है। आगे एक सेंटेंस लिखिएगा, सेंटेंस नहीं एक रूल देखते हैं हम। ये अगर कोई 2 सब्जेक्ट या 2 नाउन जो है वो कनेक्ट हो एंड से। देखिए लिखने से पहले 1 मिनट रुकिएगा। हमने पिछले वाली क्लास में शायद देखा था ये कि 2 नाउन एंड से कनेक्ट है और उनसे पहले अगर आर्टिकल्स का यूज है, दोनों से पहले है, तो उस कंडीशन में हम वर्ब कौन से लगा रहे थे? प्लूरल का। और अगर एक से पहले है तो उस कंडीशन में लगा रहे थे सिंगुलर का। और एक चीज और देखी थी हमने, वहां पॉजिटिव केस देखी थी, ये जैसे माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। ये तो मैंने कहा था वो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट भी था, उसमें वो एक ही चीज का बोध करा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर आया करती है ये। तो यहां देखिए मैंने कहा एक सेंटेंस और देखा था, माय अंकल एंड गार्जियन इज जेनरस एंड काइंड, कुछ ऐसा सेंटेंस हमने देखा था ये। तो उसमें भी वो एक चीज को शो कर रहा था, लेकिन माय अंकल एंड माय गार्जियन इसका मतलब अलग अलग को शो कर रहा था, तो वहां यूज कर रहे थे हम प्लूरल। ये अगर एंड से कनेक्ट है और इनसे पहले अगर यूज कर देता हूं मैं ईच या एवरी का, देखिएगा अगर मैं यूज कर दूं ईच या एवरी, अभी ये ईच और एवरी जो है ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बनेगा अभी धीरे धीरे देखिएगा ये। अभी हम ये भी बताएंगे आपको कि ईच का यूज कहां करना है, एवरी का यूज ही कहां करना, लेकिन वो धीरे धीरे आएगी वो चीजें सारी। ये देखिए मैंने कहा एंड से कनेक्ट हो, एंड से पहले क्या हो? ईच एंड एवरी, मतलब कि रूल जो है वो ऐसे बना लेते हैं हम ये कि ये एंड है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहां कोई भी नाउन है और इससे पहले अगर मैं यूज कर देता हूं ईच या एवरी, इसके तो बहुत अच्छे अच्छे रूल बनेंगे अभी ईच और एवरी के। ये देखिए ईच एवरी प्लस नाउन प्लस एंड प्लस अगर यहां मैं यूज करता हूं ईच या एवरी का प्लस नाउन, तो ध्यान रखिए आगे जो वर्ब चलेगी वो चलती है सिंगुलर। ये वर्ब चलेगी सिंगुलर, ये ईच या एवरी, मतलब एंड से कनेक्ट हो कोई भी 2 नाउन, उनसे पहले अगर मैं यूज कर देता हूं ईच और एवरी का, तो उस कंडीशन में वर्ब कैसे चलेगी? हमेशा सिंगुलर। ही फिर बोले सर ऐसा नहीं हो सकता कि 2 में से मैं एक के पहले कर दूं तब वर्ब कैसे आए? तब भी वर्ब सिंगुलर ही चलनी है। मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूं अगर ये पोर्शन ऐसे के ऐसे यहां तक हो, प्लस अगर ईच और एवरी नहीं हो और सीधा अगर नाउन है, तब भी ध्यान रखना वर्ब चलेगी सिंगुलर।
तब भी क्या चलेगी, सिंगुलर ही चलनी है। अगर दोनों से पहले है ईच एंड एवरी, ईच और एवरी दोनों में से कोई भी जो है अगर दोनों से पहले है तब भी वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर एक से पहले है तब भी वर्ब सिंगुलर ही चलनी है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इससे रिलेटेड जो एरर हो कभी कभार मेंस लेवल तक के एग्जाम में भी पूछ ली जाती है ये, और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो एरर है और इंप्रूवमेंट है वो भी पूछे जाते हैं ये। फिलहाल हम ये देखते हैं कि रूल कैसे हैं। एंड है, दो नाउन है, उनसे पहले ईच या एवरी का मैं यूज करता हूं। अगर दोनों से पहले करता हूं तब भी वर्ब सिंगुलर आनी है, अगर एक से पहले करता हूं तब भी वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर ही आनी है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईच मैन एंड ईच women has come। तो देखिए एंड है, इससे पहले एक नाउन ये रहा, एक ये रहा, दोनों से पहले अगर ईच या एवरी का यूज होता है तो मैंने कहा वर्ब कैसे चलेगी, हमेशा सिंगुलर चलनी है। वर्ब कैसे चलेगी, सिंगुलर चलेगी। ये पीछे जितने रूल अपने हो चुके हैं इससे आगे आने वाली एक या दो क्लास के बाद आपको यह एहसास कराया जाएगा, कम से कम आपको 15 से 20 रूल तैयार एक्स्ट्रा हो चुके हैं जिनको हम रूल के रूप में याद करते हैं। यकीन मानिए उनको जरूरत ही नहीं थी। उन्हीं से सारा पॉइंट क्लियर होता हुआ चलेगा और 3 या 4 क्लास के बाद में आपको यह देखने को मिलेगा कम से कम आपके ग्रामर के 3 टॉपिक पूरी तरीके से, ये किसी बुक से करके देख लीजिएगा, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 3 टॉपिकों की अभी 2 या 3 क्लास कम से कम लगेगी, मुझे लग रहा है। नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये कहीं से कैसा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सारे के सारे क्लियर होंगे। 2, 3, 4 जो भी इतनी क्लास होगी उसके बाद में ये फिर एक क्लास के अंदर आपका क्वेश्चन टेक हो चुका होगा। एक क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंस भी कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे तो पैसिव वॉइस नरेशन हम कर चुके हैं और सेंटेंस अरेंजमेंट है वो हम पहले ही कर चुके हैं, उसकी दिक्कत है नहीं। तो धीरे धीरे जब आगे चलेंगे तो ये पॉइंट जल्दी जल्दी क्लियर होते चलेंगे ये। और मैंने कहा किसी बुक से आप कर लीजिएगा कैसा ही क्वेश्चन इनसे रिलेटेड ये। तो मैंने कहा एंड से कनेक्ट हो, एंड से कनेक्ट हो, हाँ एंड से कनेक्ट हो, ईच एवरी का यूज हो, उस कंडीशन में वर्ब कैसे चलनी है, वर्ब चलनी है सिंगुलर ही। अगर ऐसा होता ईच मैन एंड वुमेन तब भी क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर ही आनी है। इससे रिलेटेड भी कभी कभार एरर पूछ ली जाती है, मतलब मेंस लेवल तक भी पूछी गई है पहले ही। तो वर्ब कैसे चलेगी, हमेशा सिंगुलर ही चलनी है। इसको आप उतारिए। उसके बाद हम आगे वाला पॉइंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। अभी फिलहाल थी 11 बजे क्लास, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो कल कोशिश करते हैं, या तो कल लेंगे हम, या तो 11 बजे क्लास ही है तो कल का मैं उसे शेड्यूल कर देता हूं एक बार ये। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार ये। ठीक है, बाकी का मिलेंगे कल। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।